दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले महिला आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। एमपीपीएससी के अलावा भी अन्य स्टेट पीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि देखा जाए तो कई सारे एग्जाम्स के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम इस वीडियो में महिला आयोग की स्थापना, गठन, संरचना, आयोग की क्या भूमिका है महिलाओं के लिए, इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण अन्य बिंदु हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई यह हम जान लेते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। यदि हम महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग जो है दो स्तर पर कार्य करता है, एक तो नेशनल और दूसरा स्टेट लेवल पर। यानी कि ये राष्ट्रीय और राज्य लेवल पर क्या करता है, कार्य करता है। तो अभी हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 10 जनवरी 1992 को। कैसे हुई इसकी स्थापना? तो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम संख्या 20 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह एक ऐसा निकाय थी, एक सामूहिक निकाय है, यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? भारतीय संसद द्वारा। तो सामूहिक निकाय इसलिए इसे कहा गया क्योंकि जिसे संसद के अधिनियम द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है उसे सामूहिक निकाय कहा जाता है। तो इसे भारतीय संसद द्वारा गठित किया गया, इसलिए सामूहिक निकाय इसे कहा गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। फिर हम देखते हैं इसका गठन कब हुआ। महिला आयोग की गठन की हम बात करें तो इसका गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना में यहाँ पर देखा जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 5 सदस्य यहाँ पर होते हैं, 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा इनको मनोनीत किया जाएगा, और जब राज्य महिला आयोग की बात करेंगे तो वहां पर राज्य सरकार क्या करती है? मनोनीत करती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो सदस्य होते हैं इसमें एक एससी और एक एसटी से क्या होता है? होना यहाँ पर अनिवार्य होता है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कम से कम यहाँ पर एक एक सदस्य यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो प्रबंध, संगठनात्मक, संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में क्या हो? विशेषज्ञ हो। यानी कि इन क्षेत्रों का उसको क्या हो? नॉलेज हो। वही व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा? सदस्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, जिसके पास समुचित अनुभव है। इसका मतलब यहाँ पर यह है, ये जो यहाँ पर सदस्य सचिव नियुक्त किया जा रहा है यह कहाँ से लिया जाएगा? संघ की सिविल सेवा, यानी कि आईएएस, आईपीएस और जो आईएफएस होते हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार के अधीन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उनमें से क्या करते हैं? उनमें से किसी जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस होंगे उनमें से किसी व्यक्ति को यहाँ पर क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है सदस्य सचिव के तौर पर। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी पदावधि की। यदि हम पदावधि की बात करें, इनकी जो पदावधि होती है वह 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अधिकतम यहाँ पर 3 वर्ष तक क्या कर सकता है? यह पद पर रह सकता है, और या तो फिर 70 वर्ष जो भी पहले होगा उस उम्र में क्या कर दिया जाएगा? इसको उस अवधि में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्र सरकार को संबोधित लेख द्वारा त्याग पत्र भी यह दे सकते हैं। यानी कि कभी भी यह क्या कर सकते हैं? अगर इनको लगता है कि हमें पद पर नहीं रहना चाहिए तो यह यहाँ पर त्याग पत्र दे करके और रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इनको हटाया भी जा सकता है। यानी कि इनको कौन हटा सकता है? तो इनको केंद्र सरकार क्या कर सकती है? हटा सकती है। और राज्य आयोग जब आएगा, राज्य महिला आयोग, तो वहां पर राज्य सरकार हटा सकती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार इनको हटा सकती है, लेकिन इसके लिए क्या किया गया? कुछ आधार यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, उन आधारों पर ही इनको हटाया जा सकता है। जैसे ये क्या होते हैं? दिवालिया यदि घोषित हो जाते तो इनको हटाया जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी ऐसे अपराध के लिए सिर्फ दोष ठहराया गया हो जिस पर कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है। यानी कि यदि यह क्या करते हैं? कोई ऐसा अपराध कर देते हैं जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ जाता है, और वो केंद्र सरकार की दृष्टि में इनको, केंद्र सरकार को लगता है कि यहाँ पर इनको पद से हटा दिया जाना चाहिए, तो वह क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हटा सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर है सी नंबर, शारीरिक या मानसिक शैथिल्य। यानी कि यदि शारीरिक रूप से क्या हो गया, कोई सदस्य या अध्यक्ष यहाँ पर क्या होता है? विकलांग हो जाता है, या मानसिक रूप से वह कार्य करने के योग्य नहीं रहेगा, यानी कि वह पागल हो जाता है या तो उसको क्या कर देते हैं? यहाँ से इनको हटाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। फिर यहाँ पर पद के दुरुपयोग के आधार पर, यानी कि पद का दुरुपयोग कैसे करता है? यानी कि पद पर रहते हुए कोई क्या करता है? गलत कार्य करता है,
यानी कि महिला आयोग के जो कर्तव्य हैं उनके विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो इनको इनके पद से यहाँ पर हटाया जा सकता है। लेकिन इनको क्या किया जाएगा, ये जो यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको यहाँ पर उचित अवसर यहाँ पर दिया जाएगा सुनवाई का, यानी कि यह भी अपना पक्ष रखेंगे, इनके पक्ष को सुनने के बाद ही इनको यहाँ से हटाया जा सकता है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं वेतन भत्ते और यहाँ पर जो सेवा के निबंधन शर्तें होती हैं। तो वेतन भत्ते यह भी ये कैसे होंगे, ये जो पहले से क्या होंगी, निर्धारित होंगी, यानी जो पहले से विहित होंगी वही इनको दिया जाएगा। बाद में इनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनके वेतन भत्तों में या सेवा के जो शर्तें हैं उन पर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद कैसे नियुक्त किए जाएंगे। ये केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। जब महिला आयोग है तो यहाँ पर अध्यक्ष भी होंगे, सदस्य भी होंगे और इनके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे कार्य करने के लिए, उनको चलाने के लिए। तो उनकी नियुक्ति यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और इनके भी वेतन भत्ते, यानी कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इनके भी वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा ही क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन वह भी क्या होते हैं, पहले से ही विहित होते हैं, पहले से यानी जो निर्धारित होते हैं वही यहाँ पर दिया जाता है, बाद में उनको कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयोग की भूमिका। यदि आयोग की भूमिका की बात करें तो महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए यहाँ पर कई शाखाएं स्थापित की जाती हैं। उन शाखाओं के माध्यम से आयोग क्या करता है, अपनी भूमिका, महिला आयोग अपनी भूमिका यहाँ पर निभाता है। ये शाखाएं जो है 4 शाखाएं यहाँ पर बताई गई हैं, वैधानिक शाखा, शिकायत शाखा, अनुसंधान शाखा और कल्याणकारी शाखा। वैधानिक शाखा क्या होती है, मान लीजिए किसी महिला के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह यहाँ पर वैधानिक शाखा में जाएगी और वैधानिक शाखा में जा करके यहाँ पर इसको महिला क्या किया जाएगा, यहाँ पर सलाह दिया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि जो व्यक्ति यानी कि प्रताड़ित कर रहा है उसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। इस महिला को यहाँ विधि संबंधी सलाह यहाँ पर वैधानिक शाखा में दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं शिकायत शाखा की। जो शिकायत शाखा होती है यहाँ पर महिला जाकर क्या करती है, शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकती है और उस शिकायत का यहाँ पर क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, उसे यहाँ पर सुना जाएगा। फिर तीसरा है यहाँ पर अनुसंधान शाखा। अनुसंधान शाखा में महिला आयोग कैसे अपनी भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर जो लैंगिक भेदभाव होते हैं यानी पुरुष और महिला में जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर अनुसंधान शाखा के माध्यम से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और यहाँ पर महिलाओं से संबंधित अनुसंधान यानी कि रिसर्च जो होते हैं महिलाओं से संबंधित उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कल्याणकारी शाखा की। कल्याणकारी शाखा जो होती है तो महिलाओं के कल्याण हेतु नीतियों को लागू करवाने के संदर्भ में यहाँ पर सुझाव देने हेतु इस शाखा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट जो यहाँ पर होती है यानी कि वार्षिक रिपोर्ट का मतलब ये है जो महिला आयोग है वह पूरे वर्ष में जितना भी कार्य करेगा उसका लेखा जोखा क्या करेगा, तैयार करेगा, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को क्या करता है, देता है। उस रिपोर्ट को किसको देगा, तो केंद्र सरकार को देगा और केंद्रीय सरकार ये संसद के प्रत्येक सदन की समझ क्या करती है, रखवाती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समझ क्या करती है, केंद्र सरकार इसे रखवाएगी। फिर यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति, नियम कौन बना सकता है, यानी कि नियम कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है अधिनियम ला करके। तो यहाँ पर जो है तो केंद्र सरकार द्वारा ही राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यहाँ पर नियम बनाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर महिला आयोग, महिला आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो महिला आयोग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पर जैसे महिला आयोग को सिविल न्यायालय की क्या होती है, इनको शक्तियां यहाँ पर प्राप्त होती है। सिविल न्यायालय यानी कि वह न्यायालय होता है जिसमें संपत्ति या पैसे से संबंधित जो मुकदमे होते हैं उन पर विचार किया जाए। तो यहाँ पर महिला आयोग को भी सिविल न्यायालय की शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर महिला आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी है, यानी कि यह चाहे यह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उस पर इसकी जो सलाह होती है बाध्यकारी नहीं है, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि केंद्र सरकार क्या करे, महिला आयोग की सलाह को माने ही, यह आवश्यक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम बात करें इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार पूरे भारत में देखने को मिलता है। और जो राज्य महिला आयोग है उसका क्या होता है, वहां पर जिस स्टेट में वो होता है यानी जिस राज्य में होता है उस राज्य में क्या होता है, उसका विस्तार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही है, तो यहाँ पर जयंती पटनायक जो है यह यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष महिला आयोग की बनी थी। ये कब बनी है, तो यह 1992 से लेकर के और 1995 तक ये अध्यक्ष रही थी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे बड़ा कार्यकाल रहा महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में गिरिजा व्यास का। गिरिजा व्यास जो है ये 2 बार महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। एक तो 2005 से लेकर के ये कब तक रही हैं, 8 तक रही हैं
और उसके बाद ये जब दोबारा बनती हैं तो 8 से लेकर के और फिर 11 तक, यानी कि 2011 तक ये क्या रही, महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। यानी कि इससे एक बिंदु और निकल करके आता है, महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वह क्या होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, यानी कि वह दोबारा भी उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। तो महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? महिला आयोग की यदि वर्तमान अध्यक्ष देखी जाए तो रेखा शर्मा जो है यहाँ पर महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगी, जो कि 2018 में बनी थी और अभी वर्तमान में है, अभी वर्तमान में यहाँ पर महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।